नमस्कार मित्रों। बहुत सारे बदलाव बिना दस्तक दिए चले आते हैं, आ जाते हैं और उन्हें हम स्वीकार भी करते हैं। और जब स्वीकार करते हैं तब मन में कुछ पूर्वाग्रह भी होते हैं, कुछ ना कुछ, और उसके बाद लगता है कि नहीं, इसमें तर्क तो है, दम तो है। मैं आज जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूँ आपके समक्ष, वो ये है कि अब हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्थात जो हमारी जो चिकित्सा परिषद है सरकार द्वारा गठित, अब पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जो डॉक्टरों को, एलोपैथिक डॉक्टरों को, जब चिकित्सा उच्चतम उत्तीर्ण करने के बाद जब उन्हें उपाधि या पदवी या प्रमाण पत्र दिया जाता है तो साथ में उनको एक शपथ लेनी होती है। और ये शपथ जो है मित्रों, ये जो चिकित्सक हैं वो हिपोक्रेट्स के नाम से लेते हैं। हिपोक्रेट्स ओथ बोलते हैं इसको। हिपोक्रेट्स क्या था, इसके बारे में विवरण फिर मैं अगली बार आपसे पूरा विस्तार में जाऊंगा। आयुर्वेद विशुद्ध रूप से जो आयुर्वेद के होते हैं वो लेते हैं धन्वंतरी के नाम पर शपथ। और ये शपथ जो है, जब ये कोई यूनानी लेता है तो उसके लिए अलग से एक प्रविधि है, उसके मुताबिक चलता है। कोई होम्योपैथ लेता है तो वो हैनीमैन के नाम पर लेता है, जो कि होम्योपैथी के जनक थे। लेकिन अब ये एक आरंभ हुआ है, शुरुआत हुई है कि हिपोक्रेट्स के नाम पर जो हम शपथ अब तक लेते रहे, जो हमारे डॉक्टर्स, उसमें तर्क तो दिखाई नहीं देता। और एक बदलाव किया गया जो लागू भी हो गया, और ये बदलाव ये किया गया कि हिपोक्रेट्स ओथ की बजाय अब महर्षि चरक के नाम से शपथ लेनी होगी। डॉक्टर्स को महर्षि चरक के नाम से शपथ लेनी होगी। और इस बार हुआ भी ऐसा कि महर्षि चरक के नाम पर शपथ ली गई। चिकित्सा विज्ञान के जो भी उत्तीर्ण हुए स्नातक थे उन सब ने शपथ ग्रहण की। और मित्रों, मैंने इत्तेफाक मुझे हुआ शपथ लेने वालों में से एक दो को मिलने का, तो मैंने उनसे पूछा कि महर्षि चरक के बारे में आप क्या जानते हैं। उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की कि इस बारे में जो जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा है वो तो आपको बता सकते हैं, हम लोग तो इसके लिए नेट का सहारा लेते हैं। इस बात से तकलीफ़ हुई कि अगर आप एक शपथ लेकर एक प्रोफेशन में, एक व्यवसाय में प्रवेश कर रहे हैं और जिसकी आप शपथ ले रहे हैं उसको आप जानते तक नहीं, तो आप शपथ किसकी ले रहे हैं। और मित्रों, जब उनसे पूछा और बड़ी निराशा सी हुई कि जिस ऋषि को वो जानते नहीं उसके नाम की शपथ लेना कहाँ तक उचित है। लेकिन ये भी है कि हिपोक्रेट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी बहुत सारे युवा चिकित्सकों को नहीं थी, जिसके नाम की शपथ अब तक ली जाती रही है और विश्व भर में ली जाती रही है। लेकिन ये कितनी बड़ी विसंगति में हम लोग जीते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस महान व्यक्ति के नाम पर हम एक शपथ लेते हैं, उसको जानते नहीं, उससे अपरिचित हैं, तो ये कैसे स्वीकार कर लिया जाए इन बातों को कि आपकी जो शपथ है आप उस पर खरे उतरेंगे। अब शपथ के उल्लंघन के लिए कोई दंड विधान में, सीआरपी में या आईपीसी में कोई ऐसा दंड विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो चीज़, जो जिसके नाम पर शपथ लेकर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने व्यवसाय में प्रवेश कर रहे हैं, उसकी एक अपनी आबरू है, उस नाम की, उस नाम का अपना एक सम्मान है, उस नाम के प्रति आपको आस्था व्यक्त करनी ही होती है। वैसे ये बात अलग है कि हमारे यहाँ देश में राजनीति में तो ये चलता है खेल कि संविधान के नाम पर शपथ ली और उसके बाद संविधान में बहुत सारी जो गरिमाएं हैं उनका हनन भी कर लिया। ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो राजनीति है, ये व्यवसायगत बात है। जब व्यवसायगत बात में आती है, किसी भी बात को या किसी विषय को अपनी आजीविका का आधार बनाते हैं, तो उस वक्त आपको इन सब बातों में देखना पड़ता है कि क्या करें। चलिए हम लोग चरक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि चरक ऋषि थे कौन। अब चरक ऋषि के बारे में जो प्राप्त जानकारी काफ़ी मिलती है, ये बात अलग है कि हमने उन पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया नहीं, और सिर्फ वही लोग गंभीरता से चरक के बारे में या सुश्रुत के बारे में जान पाए
जिन लोगों ने आयुर्वेद BAMS जिसे कहते हैं, पहले GAMS भी कहते थे, आयुर्वेदिक मेडिकल मेडिसिन्स एंड साइंस, उसकी डिग्री जिन्होंने ली होती है, तो वो लोग तो ठीक है, उनको पता है। उनको इसलिए पता होता है कि जब भी वो सर्जरी शल्य चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं तो उनको सुश्रुत संहिता के बहुत सारे श्लोक याद करने होते हैं। और जब वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का इतिहास, दवाओं का इतिहास है इसके बारे में, या शरीर की संरचना के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उनको चरक की जानकारी लेनी होती है, ज़रूरी होता है। लेकिन मूल रूप से बाकी चिकित्सा के जो क्षेत्र में, जो व्यवसाय में प्रवेश करने वाले हमारे भारतीय चिकित्सक, भारतीय डॉक्टर चरक के नाम से और सुश्रुत के नाम से बहुत ज़्यादा परिचित हों, ये भी नहीं लगता। और महर्षि चरक के जो समय था, काल था, वो एक महर्षि जिसका चिकित्सा विज्ञान से संबंध था, जिसने चरक संहिता जैसा एक विशाल ग्रंथ जो है वो हमें सौंपा। और उस ग्रंथ को सौंपते समय उसने इस बात का प्रयास किया कि चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा स्थान ना हो, ऐसा स्थल ना हो जिसको उसने इसका विश्लेषण डिटेल में, विवरण के साथ उसने प्रस्तुत ना किया हो। चरक संहिता का कभी आपको मौका मिले तो उसके कुछ एक भाग आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी विशाल एक चिकित्सा पद्धति थी और चिकित्सा का दर्शन था कितना विशाल, जिसको हमने ढंग से ना तो उसका मनन किया, ना उसका अध्ययन किया, ना ही उस पर चले, ये बात अलग है। लेकिन चरक ने पहली बार, चरक का जो मैं आपको थोड़ा सा ये काल बता दूं, उसका काल ये माना जाता है कि चरक ऋषि जो हैं वो ईसा से काफ़ी वर्ष पहले, लगभग 200 वर्ष पहले हुए थे, उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है। और इसमें दो चीज़ों का विशेष रूप से उनकी देन रही है चरक ऋषि की। चरक संहिता में जिनका उल्लेख है वो एक तो रोग निवारक, रोग निवारक का मतलब ये है कि बीमारी आ गई, बीमारी का इलाज, उसकी जो पद्धति है निदान की, इलाज की, उसके बारे में रोग निवारक, रोगों से मुक्ति पाने के उपाय जो हैं वो जो चरक ने बता दिए वो आज तक मित्रों बदल नहीं पाए। और यहाँ तक कि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन्स हैं वो सारी की सारी उन्हीं बातों, प्रिवेंटिव क्या, क्यूरेटिव मेडिसिन्स, जितनी भी क्यूरेटिव मेडिसिन्स हैं या ट्रीटमेंट साइड है या इलाज की पद्धति है वो उसी सिद्धांत पर आधारित है जो सिद्धांत चरक ने तय कर दिए थे। लेकिन उसको, चरक को इस बात का श्रेय नहीं दिया गया। मॉडर्न साइंसेस में, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में ये बात अलग है, लेकिन वस्तुतः बात वहीं से आरंभ हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे वो चरक जो है वो हाशिए पे सरका दिए गए और उसके बाद हिपोक्रेट्स को मेनली मुख्य धारा में लाया गया और हिपोक्रेट्स के नाम पर ही शपथ ली जाती रही। पिछले शताब्दियों से, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन उसमें दूसरा जो है इसका ये है कि रोग निरोधक दवाइयाँ, पहली थी रोग निवारक, दूसरी रोग निरोधक। किसी भी महामारी, किसी भी रोग को रोकने के लिए भी चरक ने अलग से वर्गीकृत करके साधन भी बताए, रास्ते भी बताए, और वो रास्ते प्रमाणित हैं। विज्ञान भी उन बातों को मानता है कि जो चरक ने कहा था वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से प्रयोग धर्मिता के आधार पर था और उसके बाकायदा उसके परीक्षण हुए थे। तब भी ये परीक्षण की जो वेधशालाएं हैं, जो रिसर्च की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तब भी चलती थी। और इस तरह से मित्रों चरक द्वारा लिखी गई जो चरक संहिता है उसके कुल मिला के 8 खंड हैं, 8 हिस्से हैं, और उसमें 8 हिस्से जो हैं वो बाकायदा शरीर के अंगों के आधार पर बांटे गए हैं। एक एक खंड में एक एक स्थान का, एक एक प्रणाली का, जो शरीर की जो प्रणालियां हैं, चिकित्सा की प्रणालियां अलग से हैं, लेकिन शरीर की जो रचना क्रिया है, जो शरीर काम कैसे करता है, बीमारियां कैसे फैलती हैं, इन सब का विवरण करने के लिए उसने 8 खंड बनाए और 8 खंडों में एक एक पूरे विषय का विवेचन बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से और वैज्ञानिक आधार पर उसने प्रस्तुत किया। लेकिन अब ये एक हम लोग भी कुछ एक चीज़ों के शिकार रहे हैं और हम लोग कुछ पाश्चात्य प्रभावों के तले भी इतने दबे रहे कि हमने अपने विज्ञान को बिल्कुल भुला दिया, अपने चिकित्सा विज्ञान को भी हमने हाशिए पे फेंका और हमें लगा कि शायद ये दम नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन अगर इसमें
अब ये चिकित्सक लोग मानते हैं, अब शोधकर्ता भी मानते हैं कि अगर इसमें ये रिसर्च और एनालिसिस, शोध और विश्लेषण, जिसे R&W कहते हैं, R&A कहते हैं, R&A रिसर्च और विश्लेषण, अगर ये रिसर्च और विश्लेषण की जो कार्य पद्धति R&A अगर इसमें भी विकसित होता प्राचीन विज्ञान में, तो निश्चित रूप से हम कहीं आगे जा चुके होते और हमारा जो है एक प्रकार से पूरा का पूरा प्रभुत्व मानवीय शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में बड़ा ज़्यादा विकसित हो चुका होता, लेकिन हमने नहीं किया। चलिए, अब एक परंपरा नए ढंग से हमारे सामने आई है कि चरक के नाम पर शपथ ली जाएगी, और शपथ इस बार ली गई, उसको अप्लाई कर दिया गया, उसको मान्यता दे दी गई और उसको स्वीकार किया गया, और उसी चरक के नाम पर ही शपथ ली जाने लगी। ये बात अलग है कि जो शपथ ग्रहण की जो भाषा थी वो संस्कृत में नहीं थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ी के आधार पर जिन्होंने ग्रेज एनाटॉमी पढ़ के एनाटॉमी के पेपर की तैयारियां की हैं, जिन्होंने सर्जरी के बारे में अलग सिद्धांत, पश्चिमी सिद्धांतों के आधार पर सर्जरी सीखी है, उन लोगों के लिए चरक को आसानी से ग्रहण करना, आसानी से अपनाना मुमकिन तो नहीं होगा। लेकिन मित्रों, जैसे एक चीज़ जब भी शुरुआत हो जाए, जब भी एक पहलकदमी हो जाए, मानिए ठोस पहलकदमी है, और जब कभी ये लगे कि यह वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास तर्क तो नहीं है कोई भी, आपने अब तक उसका अध्ययन ही नहीं किया, और उस व्यक्ति ने जो बेसिक, जो मूल सिद्धांत आपको दिए, वो बिल्कुल विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे हैं अब तक। धन्यवाद।